हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फिर जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें हम RWA का जो फ्री मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मतलब आज सुबह में ही सॉल्व कराए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपके 15 मैथ के सवाल आते हैं उसे हमने अच्छे कंसेप्ट के साथ समझाया। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है अंकित सर के ऐप में UPSI का मॉक आता है। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है यूपी पुलिस एसआई, यानी कि इसका वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाला है। और इसमें देखिए मैथ का और रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है। सभी का मतलब 40 ठो मैथ है, इसमें 40 रीजनिंग है। ठीक है, 40 में रीजनिंग है, 40 हिंदी है और 40 जो है जीके में पॉलिटी का ज़्यादा वेटेज है। पॉलिटी उलिटी सब मिलाकर 40 ठो मतलब जीके है। टोटल 160 क्वेश्चन है आपके पास। 160 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, यानी कि टोटल 400 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो अगर आप मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जितने भी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार भर्ती हो रहे हैं, जो कि 60,244 है। ठीक है, 60,244 लोग भर्ती होंगे, वो सारे के सारे लोग यूपी पुलिस एसआई का ही फॉर्म भरेंगे। और उनका मतलब उनका तैयारी भी बढ़िया है, तभी जाकर इसमें सिलेक्शन लिया है। मेरा भी इसमें हुआ है। और जनरल देखिए, हम लोग जो है हम बिहार से हैं, और बिहार से तो यूपी में हम जनरल में आते हैं, तो जनरल कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ है। ठीक है, और मार्क्स भी मेरा बढ़िया था, हम जानते थे कि इसमें जो है मेरा हो जाएगा। और आप ही को बताते बताते मैथ हम आज ही से मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करा रहे, लगभग 2 साल हो गया। तो आपको मैथ बताते बताते हम मतलब मेरा मैथ भी अब पहले बहुत बढ़िया हो गया है। जिसे देखिए, मेरे एग्जाम में कोई भी CGL का भी हम एग्जाम दिए थे तो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 24 मेरा मैथ का सवाल सही था। CHSL में भी हम मतलब 25 मैथ के सवाल को सॉल्व किए थे और 25 का 25 सही था। GD हो, दिल्ली पुलिस हो, या फिर सभी एग्जाम हम दिए हुए हैं और सब में मेरा मैथ में फुल। GD वाले में भी फुल था। GD में 20 सही था, और 3 बार GD दिए थे। एक बार केवल नंबर 1-2 क्वेश्चन कटा था, बाकी सभी टाइम मेरा मैथ में फुल स्कोर रहता है। दिल्ली पुलिस में भी फुल स्कोर था, तो मेरा मैथ में स्कोर अच्छा ही रहता है। और हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से हम समझाएं, ताकि मेरे जैसे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका टाइम थोड़ा बचत भी होगा टाइम में, और आप क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन में एक्यूरेसी लाइएगा। मैथ और रीजनिंग में आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। लगभग 80 क्वेश्चन में से 75 प्लस क्वेश्चन आपको सही करिएगा, तब आप मेरिट के लिए निश्चिंत हो जाइएगा। आपको उतना वीडियो देखना नहीं पड़ेगा कट ऑफ का, अब अगर आप मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, देखिए हम भी आज से जो है यूपी पुलिस एसआई का ही स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, क्योंकि इसका एग्जाम भी बहुत जल्द हो जाएगा। हो सकता है अगर अप्रैल माह के अंत में फॉर्म आता है तो 1 से 2 महीना या फिर 3 से 4 महीने के अंदर आपका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए थोड़ा तैयारी बढ़िया रहना पड़ेगा, क्योंकि एसआई का पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ आपको कंपटीशन हाई देखने को मिलेगा, और आप भी तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जितने भी लोग ये लोग अगर ट्रेनिंग पर जाते हैं 60,000 लोग, तो उनका पढ़ने का वहाँ समय कम मिलेगा। तो जो भी तैयारी है आपको इसी 1 महीने के अंदर करना पड़ेगा, और वहीं जाकर केवल रिवाइज करना रहेगा, तभी जाकर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको 40 क्वेश्चन इसमें बताएंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ बताएंगे। कोशिश मेरा रहेगा कि कम से कम समय के अंदर, जितना कम समय लगेगा उतना कम समय के अंदर आपको सॉल्व कराए। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगा। 40 क्वेश्चन बताने में बहुत टाइम ज़्यादा जाएगा, लगभग 1 घंटा प्लस इसमें समय जाएगा। और 1 घंटा हम आपके पास लगातार बोलेंगे तो वहाँ थोड़ा एनर्जी भी जाएगा। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया और कैसे उसे हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब देखिए आज से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा 30 मार्च 2025 आज ही के दिन मौका है। हर संडे के संडे आता है। 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट में, यानी कि 2 घंटे में आपको 160 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग में ही ज़्यादा समय जाएगा। उसके बाद हिंदी और जीके में तो आप ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा और बना दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आपको 40 मैथ का सवाल जो है कम से कम टाइम के अंदर आपको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। यहाँ देखिए, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है कि ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750 रुपये है और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3622 रुपये 50 पैसा है। समझिए, जो साधारण ब्याज रहता है वो हर वर्ष बराबर होता है, यानी कि 1750 रुपये अगर 1 साल के अंदर ब्याज आ रहा है एसआई, तो अगले वर्ष भी 1750 आता होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर ही ब्याज लगता है। तो देखिए, अगर साधारण ब्याज रहता तो 1750 रहता। लेकिन देखिए कितना, ये कि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है, तो 17 दूनी 34 और 1 3500 रुपये हो रहा है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के चलते यहाँ कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि कितना, 3622 रुपये 50 पैसा हो जा रहा है। यानी कि 122 रुपया जो है 122 रुपया 50 पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी कि 1750 पर इतना रुपया का ब्याज लगा होगा, वही हमें रेट निकाल कर देगा। ठीक है, रेट ही हम
हमसे पूछ रहा है। तो 122 रुपया 50 पैसा का ब्याज लगा है किस पर, तो इस 1750 पर, क्योंकि इस पर भी ब्याज लगा होगा, क्योंकि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसीलिए उसका जो है साधारण ब्याज से अगले वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1750 नीचे करेंगे और रेट निकालने के लिए 100 से हमें गुना करना पड़ेगा। एक जीरो से हटाएंगे तो ये जीरो हट जाएगा और इस जीरो से हटाएंगे तो ये हमारा पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, 25 से इसको कटेंगे तो हो जाएगा 7 और 25 से इसको कटेंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, 25 9 225। 7 से इसको हटा देंगे कितना हो जाएगा 7%, यानी कि रेट हमारे पास निकल कर आ गया 7% का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मान लीजिए x वह 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या है, मतलब छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। यदि x का मान 2800 और 3000 का मध्य है तो x के अंकों का योगफल क्या है। समझिए, पहले हमें निकालना पड़ेगा 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 6 और 7 इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम बड़े वाले अंक को पकड़ते हैं 7 और देखिए 6 कटाने के लिए 6 से गुना कर देंगे, 5 कटाने के लिए 5 से गुना हो जाएगा और 4 कटाने के लिए देखिए 6 में 2 है और एक 2 से गुना करेंगे तो हमारा 4 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 कटाने के लिए 6 में 3 हैवे किया है और 2 कटाने के लिए 2 हो गया, ये हमारा निकल कर आ गया एलसीएम। तो एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा 7 छंग 42 और 42 दहिया 420 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संख्या जो होना चाहिए हमारे पास x का मान जो होना चाहिए 2800 और 3000 का मध्य होना चाहिए। तो 420 में ऐसा क्या से गुना करेंगे इसके बीच में आ जाए, तो देखिए इसमें अगर हम 8 से गुना करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 7 से गुना करते हैं, 7 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 दूनी का 14 हो जाएगा और 7 चौक 28, 28 और 1 29, 2940। देखिए 2940 2800 और 3000 के मध्य में है ना, लेकिन ये ऐसी संख्या आ गई जो इन सबसे विभाजित होगी, 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन करके एक शेषफल भी आपको बचाना है, तो एक शेषफल बचाने के लिए इसमें एक को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि हमारे पास संख्या निकल कर आ गया 2941। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी है और हमारे पास संख्या भी प्राप्त हो गया। और हमसे पूछ रहा है कि इनका अंकों का योग निकाल दीजिए। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, सबको जोड़ने पर 16 प्राप्त होगा। यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी बढ़िया सवाल है। ठीक है, एसआई का क्वेश्चन होगा तो थोड़ा लेवल तो रखेगा ही अपना, लेकिन सारे क्वेश्चन में नहीं होगा, मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन में होगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, यदि हम मिश्रण में 12 लीटर पानी मिला देते हैं तो दूध तथा पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा हमें बतानी। समझिए, मिल्क है और वाटर है। ठीक है, मिल्क है और वाटर है, यहाँ रेशियो दिया है 2 और 1। ठीक है, उसके बाद कुछ हम पानी मिलाते हैं तो हमारा रेशियो हो जाता है 4:3। देखिए जब हम पानी मिला रहे हैं तो हमारा दूध तो बराबर होना चाहिए, तो दूध बराबर करने के लिए इसमें 2 से हम गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ रेशियो हो जाएगा 2 दूनी का 4:2 और यहाँ हो जाएगा 4:3। अब हमारे पास जो है हमारे पास दूध की मात्रा बराबर हो गई। अब देखिए 12 लीटर पानी मिलाते हैं, यानी कि 2 से 3 पानी बढ़ कितना गया तो 1 बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 1 का मान 12 के बराबर 12 लीटर मिला रहे हैं। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा बताना, तो नया मिश्रण में पानी की मात्रा कितना है 3 का मान हमसे पूछा रहा है, तो 1 का मान 12 है तो 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा 36 लीटर, यानी कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 36 लीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपये में कितने वस्तुएं बेचनी चाहिए। समझिए, अगर वो 2500 में 25 वस्तु बेचता है, यहाँ समझिए 2500 में 25 वस्तु बेचता है, यानी कि एक वस्तु को कितना 100 रुपये में बेच रहा है। तो जब वो 100 रुपये में बेच रहा है ना, 100 रुपये में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90% का ईमान 100 है और उसे बेचना कितना में है तो 20% के लाभ पर, यानी कि उसे बेचना पड़ेगा 120% पर। ठीक है, 120% पर, और रुपया कितना है तो 2400 रुपया है, तो 2400 से हम 2400 में इससे भाग दे देंगे, ये हमारा टोटल वस्तुओं की संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, आप सॉल्व कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कट जाएगा, 12 से इसको कटाएंगे तो 12 दूनी का 24 हो जाएगा, यहाँ 9 नीचे में तो 9 दूनी का 18, यानी कि संख्या वस्तुओं की संख्या निकल कर आ गया 18 वस्तुओं को जब 2400 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, थोड़ा लॉजिकल है, अब दिमाग रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को बना दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। ठीक है, एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। समझिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है, उनका रेशियो दिया हुआ है कार्य का कितना दक्षताओं का, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 2:5:3।
अगर हम टोटल वर्क निकालें तो उनका एफिशिएंसी इंटू अगर टाइम लेते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकल कर आ जाता है। एफिशिएंसी कितना है टोटल 5 और 2 7 और 3 10 का एफिशिएंसी है। और समय कितना लग रहा है 27 दिन में तीनों मिलकर काम कर दे रहे हैं। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 270। ठीक है, अब क्वेश्चन करें कि बी और सी काम करेंगे केवल। ठीक है, तो काम कितना करेंगे 270 काम का 4/9 हिस्सा ही करना है, यानी कि 4/9 हिस्सा करेंगे। और बी और सी के मिलकर एफिशिएंसी कितना है 5 और 3 8 के एफिशिएंसी से करेंगे। अब बस सॉल्व कर दीजिए, 9 3 27 यानी कि 30 हो जाएगा। 4 दूनी का 8, यहाँ 2 से कट गया और 2 से इसको कटेंगे कितना हो जाएगा 15। 15 दिन में जो है काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, 15 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ कलम, ठीक है, यदि कुछ कलमों और पेंसिलों को 5:3 के अनुपात में खरीदने पर अशोक को 44 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। यदि अनुपात बदलकर 3:5 कर दिया जाता है तो उसे 36 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। तो एक कलम के मूल्य का एक पेंसिल के मूल्य से अनुपात। अब समझिए, कलम को मान लेते हैं हम x है, यानी कि 5x कलम खरीदता है, 5 ठो कलम खरीदता है। एक कलम का मूल्य मान लीजिए x रुपये है, तो 5 ठो कलम खरीदता है। और उसके बाद 3 ठो जो है पेंसिल खरीदता है, यानी कि मान लीजिए y, तो उसे 44 रुपये देने पड़ रहे हैं। और वहीं 3 ठो कलम खरीदता है और 5 ठो पेंसिल खरीदता है तो उसे 36 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, 36 रुपये देना पड़ता है। अब सिंपल इसे बना दीजिए। अगर हम इसमें मान लीजिए किसी एक को कटाते हैं, मान लीजिए इसको हम कटाते हैं तो इसमें हम 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 5 से गुना, और इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, या इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। 3 से 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 25x, अब प्लस का 15y हो जाएगा। बराबर किसका हो जाएगा, तो 44 पचे कितना होता है 220 होता है। ठीक है, उसके बाद 3 में इससे गुना करेंगे, 3 पचे 3 3 9x हो जाएगा। अब प्लस का 5 3 15y बराबर किसके हो जाएगा, तो 36 या 108 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अंतर निकालिए, दोनों में माइनस कर देते हैं। 25 में से 9 जाएगा तो 16x बचेगा, और यहाँ 15y कट जाएगा। 220 में से अगर 108 को हम घटाते हैं तो 112 बचेगा, यानी कि x का मान, यानी कि एक कलम का मूल्य निकल कर आ गया हमारे पास 7। कलम का मूल्य हमें पता चल गया, ये हमारा जो हो जाएगा पेन का मूल्य हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें पेंसिल का मूल्य निकालना है। किसी एक पर मान बैठा देंगे, इसी पर मान बैठाते हैं तो 7 पंजे, एक कलम का मूल्य 7 रुपये, तो 5 कलम का हो जाएगा 35 रुपया। अब प्लस का 3y बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 44 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 44 के बराबर हो जाएगा। तो 35 में से अगर हम 44 को घटाते हैं, 35 में से 44 को घटाएंगे तो 3y बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 3y बराबर निकल कर आ जाएगा हमारे पास 9। तो y का मान किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, यानी कि पेंसिल का ये जो हो जाएगा हमारे पास पेंसिल का मूल्य हो जाएगा। तो हम पेन का मूल्य हो गया 7 और पेंसिल का मूल्य हो गया 3, दोनों का रेशियो हमें पता चल गया 7:3। तो 7:3 को हम लोग देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया है, वही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 7:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन करें कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 30% की 2 क्रमिक छूटों के बाद 840 रुपये में बेचा जाता है। छूट की गणना हमें बताना है। देखिए 20% का छूट दिया जा रहा है और 30% का, तो सक्सेसिव निकालेंगे तो 20 + 30 माइनस का 20 × 30 बटे में 100 हो जाएगा, 20 × 30 बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50, 50 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 44। 44% का छूट दे रहे हैं तो उसे हम 840 रुपये में बेच रहे हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो हमारा यहाँ जो 840 वो किसके बराबर है 44% का छूट देने के बाद। ठीक है, यानी कि 56% के बराबर है 840, 56% के बराबर किसके है 840 के बराबर है। तो हमसे पूछा छूट का मान बताइए, यानी कि 44% का मान हमसे पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन में कर रहा है। तो क्या करेंगे 840 बटे में 56 और गुना का 44 कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। 14 से इसको कटेंगे तो 4, और 14 से इसको कटेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 से इसको कटेंगे कितना हो जाएगा, 4 से चाहे इसको मत कटाइए, इसको कटेंगे तो हम थोड़ा आसानी से, 4 से इसको कटेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 छः कितना होता है 66, यानी कि छूट परसेंट का मान जो हो जाएगा 660 रुपये के बराबर हो जाएगा। 660, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन करें कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। खाली टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी। समझिए, यहाँ एक पाइप ए है जो कि भर रहा है 15 घंटे में, एक पाइप बी है जो कि भर रहा है 18 घंटे में। ठीक है, 18 घंटे में अगर हम दोनों का एलसीएम देखेंगे तो 18 15 का 90 हो जाएगा, 15 6 का 90 और 18 पंजे 90 हो जाएगा। दोनों मिलकर चलेगा, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर चलेगा, तो इस 90 काम को किस एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो 6 और 5 11 के एफिशिएंसी से करेगा। पूर्णांक लिख दीजिए 11 8 88 या 2 90 और बटे में 11, 8 पूर्णांक 2/11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अधिकतर सवाल आपको इजी ही देखने को मिलेंगे, एक आध सवाल ऐसा होगा जो कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मुश्किल से 5 सवाल 40 क्वेश्चन में, और इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है,
अब देखिए ये क्वेश्चन करें कि ए और बी क्रमशः 8 घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से समान दूरी तय करता है, ठीक है। यदि बी को दूरी तय करने में ए से 30 मिनट कम समय लगता है तो उनमें से प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी बताना है। समझिए, ए है और बी है, उनके डिस्टेंस, उनके स्पीड का रेशियो दिया है कितना, एक का 8 है और एक का 12 है। तो देखिए यहाँ ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इनकी 12 से 8 हो जाएगा। हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए इनका एग्जैक्ट वैल्यू दे चुका है, तो इनका हम रेशियो तो नहीं निकालेंगे लेकिन टाइम का हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 4 3 12, 4 से कटेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बी कितना कम समय ले रहा है, तो एक, लेकिन कह रहा है कि नहीं 30 मिनट का कम समय ले रहा है, 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का कम समय ले रहा है। हमें डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू का टाइम, यानी कि 8 तरीके 24 और 12 दूनी के 24 दोनों जगह सेम है, यानी कि 24 का मान हमसे पूछा जा रहा है। जब एक का मान 30 मिनट के बराबर है तो 24 का मान किसके बराबर है, 30 मिनट को हम आधा घंटा लिख सकते हैं, तो 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 12 किलोमीटर का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 30 मिनट को आपको घंटा में चेंज करना पड़ेगा तभी जाकर आप बना पाइएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो हो जाएगा 10, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए। देखिए इसे आप बहुत लंबे तरीके से बनाएंगे, हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट बताने का प्रयास करेंगे। समझिए, क्वेश्चन करेंगे 12 संख्या का औसत दिया है 55.5, पहली 4 संख्या का औसत है 53.4 और अगली 4 संख्या का औसत है 54.6। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से 2 और 3 कम है। 10वीं और 12वीं संख्या का औसत हमें बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। अब यहाँ समझिए थोड़ा, 12 संख्या का औसत हमारे पास दिया है कितना, 55.5, इसे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली 4 संख्या का औसत दिया है कितना, पहली 4 संख्या का औसत है 53.4 और अंतिम जो अगली उसके बाद 4 संख्या है उसका औसत दिया हमारे पास 54.6, ठीक है। अब देखिए बचा हमारे पास संख्या कितना, 4 और 4 8, अभी 4 संख्या बचा है, उन्हीं 4 संख्या का जिक्र यहाँ कर दिया गया है, 10वीं 9वीं 11वीं और 12वीं, यही 4 संख्या बची है। देखिए सबको लाना था इतना रुपया, लेकिन 4 लोग जो है कुछ कम ला रहे हैं, यानी कितना कम ला रहे हैं, तो देखिए 5 में से 4 गया 1 और 55 में से 53 गया 2.1 रुपया और इनके लिए लाना पड़ेगा, कितने लोग के लिए, 4 लोगों के लिए, यानी कि 2184 8.4 रुपया लाना पड़ेगा उन 4 लोगों को। और ये कितना कम ला रहे हैं, तो 15 में से 6 गया, पॉइंट का 9 कम ला रहे हैं, कितने लोग, तो यहाँ भी 4 लोग ही ला रहे हैं, यानी कि 9 चौके 36 3.6 रुपये और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, यानी टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 6 और 4 10, 8 3 11 और 1 12 रुपया और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 4 लोगों को 55 रुपया, यानी कि इतना रुपया तो लाना ही पड़ेगा, यानी कि टोटल देखा जाए तो 4 गुने 55.5 हो जाएगा और प्लस का ये 12 और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, ठीक है। 55 चौके 220 और 222 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 234 रुपया उन्हें एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। अब देखिए समझिए, अब यहाँ लॉजिक को समझिए, 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से 2 और 3 कम है। अगर हम यहाँ 10वीं संख्या को x मानते हैं, देखिए अगर हम 10वीं संख्या को हम x मानते हैं तो हमारे पास 9वीं संख्या कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 9वीं संख्या से 3 अधिक यानी कि 9वीं संख्या हमारे पास हो जाएगी, ये हमारा 10वीं संख्या है, तो 9वीं संख्या इसका हम इधर लिख लेते हैं, यानी कि समझिए यहाँ देखिए अगर हम 10वीं संख्या को x मान लेते हैं, 9वीं संख्या इससे 3 कम हो जाएगा यानी कि x माइनस का 3 हो जाएगा, और जो हमारे पास 11वीं संख्या और 12वीं संख्या बचेगी तो 2 और 3 कम, यानी कि 11वीं संख्या हमारे पास हो जाएगा x प्लस का 2 और 12वीं संख्या हो जाएगा x प्लस का 3। यही बराबर किसके है, तो 234 के बराबर है, तो यहाँ से x का मान हमें पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, तो x यहाँ कितना 1 2 3 4x है तो 4x कर देंगे, -3 और +3 है तो कट जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 234 में से 2 जाएगा तो 232 के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x का मान निकल कर आ गया हमारे पास कितना, तो 4 से इसको घटाएंगे तो 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20 और हो जाएगा 4 8 32, x का मान निकल कर आ गया हमारे पास 58। हमसे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10वीं और 12वीं संख्या का औसत, ये हमारा 10वीं संख्या हो गया और ये हमारे पास 12वीं संख्या हो गया, यानी कि x देख समझिए, यानी कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x प्लस 3 और बटे में 2 का मान, औसत निकालने के लिए 2 संख्या है तो 2 संख्या का औसत निकाल देंगे, तो x का मान कितना निकल कर आ गया है, तो 58, तो यहाँ 58 लिख देंगे, और प्लस का 58 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 में 3 को जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, और बटे में हमारे
हमारे पास 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 और 6 और 5 11, 119 बटे में 2 हो जाएगा। इसको अगर हम पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो कितना होता है 59 दूनी का 118, 59.5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो काफ़ी बढ़िया सवाल है और इसे समझाने का हम बहुत अच्छा तरह से प्रयास किया है। नहीं तो आप इसे बहुत लंबा ले जाइएगा, पहले इसमें इससे गुना कीजिएगा, फिर इसमें गुना करके घटाइएगा, फिर 4 संख्या को निकालिएगा, तब आप पहुंच पाइएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का मेथड समझ में आया होगा। फिर भी डाउट आता है तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा उस टाइप का। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन करें, किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर पर घंटा है, यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो सुरंग की लंबाई, यहाँ से पहले रेलगाड़ी की हम लंबाई को निकाल लेते हैं। अगर ट्रेन की लंबाई को हम निकालना चाहेंगे तो देखिए दोनों का डिस्टेंस है 78 का और 6 का है, डायरेक्शन सेम है तो माइनस होगा चाल, किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, और इसे पार करने में कितना समय लग रहा है उसे, तो मात्र 15 सेकंड का समय लग रहा है। तो ये हमारा हो गया ट्रेन का जो है डिस्टेंस। क्यों हो गया, क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, यानी कि यहाँ व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी लंबाई को ही पार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगा, 78 में से 6 जाएगा तो 72 बचेगा, गुना का हो जाएगा हमारे पास 5/18 और गुना का हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20, 15 दूनी का 3, यानी कि 300 मीटर जो हो गया हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। अब यहाँ से हम रेलगाड़ी प्लस सुरंग की लंबाई निकाल लेंगे। किसी सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस सुरंग की लंबाई को भी उसे पार करना पड़ेगा। तो मान लीजिए सुरंग की लंबाई है कुछ L, ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास निकल कर आ गया 300। ठीक है, और उसका ट्रेन का स्पीड है 78 का, गुना 5/18 करेंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड पार किए, और सुरंग को पार करने में उसे टोटल 45 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, 9 से कटाएंगे तो 2, और 9 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से इसको करेंगे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कीजिए, 39 में 5 से गुना करेंगे तो 5 9 45, और 5 3 15, 15 और 4 19, 195 में 5 से फिर से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 5 5 25, 19 5 95 और 2 97, 975 निकल कर आ गया। अब हमें लंबाई निकालना है सुरंग का, तो 975 में से इस 300 यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसे हम घटा देंगे, 300 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 675 जो हो जाएगा हमारे पास सुरंग की लंबाई निकल कर आ जाएगी। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सुरंग की लंबाई कितनी है, तो 675 है। 675 यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन करें कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 6936 मत मिले जो वैध मतों का 85% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या हमें बतानी है। समझिए, पहले तो 6936 उसे वोट मिला है। ठीक है, 6936 उम्मीदवार को वोट मिला है, जो कि कुल वैध मतों का 85% है, यानी कि ये जो है टोटल 85% है। तो टोटल वैध मत यानी कि 100% का मत हम निकाल लिए। इसमें से भी देखा जाए तो 4% मत अवैध घोषित कर दिया गया, 4% मत अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि ये टोटल 96% का ही मान है। अब यहाँ से 100% का मान निकालेंगे, टोटल हमारे वैध अवैध मत का प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिर पता चल रहा है कि नहीं, मतदाताओं तो 85% भी मतदाता ने अपने वोट डाला है, यानी ये भी जो टोटल मान आ रहा है वो 85% का ही मान है। और यहाँ जब हम 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास टोटल वोटों की संख्या जो है निकल कर आ जाएगी। अब इसे सॉल्व कीजिए, 17 से कटाएंगे तो 5, और 17 से इसको कटाएंगे तो 17 चौके 68, 1 3 6 17 8 136 हो जाएगा। ठीक है, फिर 17 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 17 से इसको कटाएंगे तो 17 दूनी का 34, 17 6 4 17 चौके 68 हो जाएगा। 24 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 चौके 96 हो जाएगा। 5 5 25, 25 चौके 100, यानी कि ये पूरा काट देगा 100 को। तो 100 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल वोटों की संख्या हो जाएगा हमारे पास 10,000। 10,000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको एक लाइन में इस टाइप के क्वेश्चन को बना दिए हैं। बहुत से लोग इसे बहुत लंबा भी ले जा सकते हैं, अब चाहें तो इससे छोटा तो नहीं हो सकता है, ये बहुत छोटा हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन करें कि यदि किसी वृत्त का x क्षेत्रफल हो, y उसकी परिधि हो और z उसका व्यास हो, तो x बटे y z का मान बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, हमें निकालना है x और बटे में y z। पहले x जो वृत्त का क्षेत्रफल है यानी कि पाई r स्क्वायर के मान है। ठीक है, और यहाँ y जो है परिधि यानी कि 2 पाई r का मान है, और z उसका व्यास है। तो व्यास को जैसे ही हम त्रिज्या में बदलेंगे तो व्यास बराबर कितना होता है 2r होता है, 2 इंटू त्रिज्या होता है, यानी कि z का मान जो है 2r के बराबर है। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ आर स्क्वायर, ये पूरा आर स्क्वायर को काट देगा, पाई से ये पाई कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे में कितना है 2 दूनी का 4 है, तो 1:4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए ये क्वेश्चन करें कि 100 में से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या गुना की जाए ताकि संख्या जो है 15 का गुणज हो जाए। काफ़ी सिंपल सवाल है। तो इसमें देखिए 5 से गुना करेंगे तो 15 से गुणज होगा नहीं, 2 से गुना करेंगे तो 15 का गुणज होगा नहीं, 4 से गुना करेंगे तो 15 का गुणज होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन है 3 से हम लोग गुना करेंगे, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 100। देखिए 100 में जैसे ही हम 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 300 जो होता है हमारा 15 से पूरी कट जाता है, 20 से कट जाएगा, तो हमारा यही जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें समझिए। क्वेश्चन करें कि समपार्श्व का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। समपार्श्व मतलब प्रिज्म हो जाएगा, जिसकी भुजा जो है 5 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। तो समपार्श्व का आयतन, काफ़ी सिंपल, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो पहले समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, तो √3/4 भुजा का मान किसके बराबर दिया है? 5 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि 5 पंजे 25 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मान निकल कर आ गया 25√3/4 के बराबर, 25√3/4। हमें उसका आयतन बताना है, प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला जो होता है कि त्रिभुज के एरिया और गुना का उसका ऊंचाई होता है। ठीक है, तो एरिया निकल कर आ गया कितना? 25√3/4 और ऊंचाई कितना दिया है हमारे पास? तो ऊंचाई हमारे पास दिया है कितना, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ ऊंचाई कितना दिया है? तो ऊंचाई भी हमारे पास दिया है 5 मीटर का। ठीक है, तो हम यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। सॉरी, अरे यार गलत हो गया। यहाँ ऊंचाई का मान किसके बराबर दिया है? तो ऊंचाई का मान हमारा दिया है 20 के बराबर। 5 हम देख लिए, ऊंचाई हमारे पास है 20, तो यहाँ 20 कर देंगे। 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20, 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125। तो 125√3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई का मान 20 दिया है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन बी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये तो आपका रीजनिंग का सवाल है। अब रीजनिंग को सॉल्व कीजिएगा, इनमें सभी मान को एक बार पुट करके यहाँ देखिएगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप खुद से बनाइएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन करें कि 3 क्रमागत वर्षों के लिए एक उत्पाद का मूल्य क्रमशः 126 रुपये प्रति लीटर, 252 रुपये प्रति लीटर और 315 रुपये प्रति लीटर था। ठीक है, यदि एक आदमी उस उत्पाद पर प्रति वर्ष औसतन 13,860 रुपये खर्च करता है तो 3 वर्षों के लिए उस उत्पाद का प्रति लीटर औसत मूल्य क्या होगा? समझिए, 3 वर्षों के लिए यानी कि प्रत्येक पर 13,860 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक पर, समझिए यहाँ बैक करते हैं। प्रत्येक पर उसने पहले 126 रुपये एक प्रति लीटर है, और एक जो है 252 रुपये प्रति लीटर है, और एक 315 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, प्रत्येक पर उसने कितना का खर्च किया? 13,860 रुपये का। तीनों के लिए, यहाँ तीनों के लिए टोटल खर्च हो गया 126। देखिए 13,860 रुपये के हिसाब से 1 लीटर का कीमत 126 है, टोटल लीटर कितना आएगा? हमें औसत खर्च निकालना है। उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 13,860 और भागे में 252 हो जाएगा, बटे में, और फिर प्लस का हो जाएगा 13,860 और बटे में कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। देखिए इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 से इसको कटाएंगे तो 9, और 14 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 14 9 126, 12 14 9 यहाँ 0 हो जाएगा। 9 से इसको कटाएंगे तो 11 110 हो जाएगा, और ये इसके जस्ट दुगना है, तो यहाँ इसको कटाएंगे तो ये 55 से कट जाएगा। कटा कर देखिए 55 से कटेगा, और यहाँ देखिए इसको अगर 9 से कटाते हैं तो 9 3 27, 9 5 45 हो जाएगा। 9 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 4 8, 9 5 45, यहाँ हो जाएगा 3 6 9 चौके 36, 0 हो जाएगा। फिर 7 से इसको कटेंगे तो 5 हो जाएगा, और 7 से इसको कटेंगे तो 7, 7 से इसको कटेंगे तो 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, 0 हो जाएगा, और 5 से इसको कटेंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सब पता चल गया। यहाँ हो जाएगा 13,860। ठीक है, और गुना का 3, यहाँ डायरेक्ट गुना कर दीजिए ना, डायरेक्ट गुना कर देते हैं हम लोग। डायरेक्ट गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 0 3 6 18 हो जाएगा, 3 3 8 24 और 1 25 हो जाएगा, 13 3 39, 39 और 2 41,580 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा? तो 110 और 55, 165 और 44, 209, यानी कि यहाँ नीचे में 209 हो जाएगा। अब इसे भाग दीजिए और आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। देखिए 209 का ये जस्ट यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, 209 का ये कितना है? तो लगभग 2 गुना के आसपास है ना। 209 दूनी होता है 418, ये 415 है, 418
9 का 415 है, यानी कि 200 से जस्ट थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर एक ही में है, तो यहाँ हम लोग इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ये तो 200 से ज़्यादा हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो उसके जस्ट करीब में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी पर जो है हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। गलत होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये भी देखिए ये 200 से बहुत दूर है और ये भी 200 से दूर है, और ये 200 से तो ज़्यादा है, तो ये तो एकदम नहीं होगा। तो एक ही करीब में है, तो यही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कीजिएगा तो इसी के आसपास जो है आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ भी ये रीजनिंग का सवाल है, आप इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। अभी हम मैथ को देख रहे हैं, इसलिए केवल मैथ बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए करेक्ट 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान हमें बताना है। देखिए 30 वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी कि CP है, वो x वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि SP के बराबर है। यानी कि यहाँ से CP और SP का अगर हम रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा? x रेशियो का 30 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए हमें बताना है कि यदि लाभ 25% है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? लाभ जो है 25% है, यानी कि 100 रुपये के सामान को 25% के लाभ पर कि 125% में बेच रहे हैं, तो कितना में बेच रहे हैं? तो 30 रुपये में बेच रहे हैं। 25 से कटेंगे तो 5, और 25 से इसको कटेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 से इसको कटेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर निकल कर आ जाएगा 6 चौके 24, यानी कि उसका जो है x का मान कितना निकल कर आ गया? 24 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में करें कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16:9, उनके परिमापों का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए उसका जो परिमाप वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, तो दोनों का अगर हम रूट निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4:3 जो हो जाएगा उसके भुजा का अनुपात हो जाएगा। भुजा का यह हमारा हो जाएगा भुजा का अनुपात। एक को बड़ा ए मान लेते हैं, ये बड़ा ए हो गया, ये छोटा ए हो गया, तो उनका परिमाप कितना हो जाएगा? तो 4 इंटू का भुजा होता है, दोनों तरफ 4 से गुना कर देंगे। 4 इंटू का 3, यानी कि 4 चौके 16 और 4 3 12, 16 और 12 हो जाएगा। 16 और 12 देखिए कौन सा ऑप्शन में है? इसी फॉर्म में आंसर भी आपको दे दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अनुपात में अगर पूछेगा तो यही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है कि एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर क्या है? समझिए 12वीं पारी में उसका स्कोर कितना है? तो 120 रन है। इस तरह उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो रही है। 12 पारी में 5-5 रन की वृद्धि हो गई, टोटल 60 रन का एक्स्ट्रा मार दिया है। ठीक है, यानी कि पहले उसका औसत कितना था? तो 120 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? पहले उसका औसत था 60 का। 12वीं पारी में 120 रन जब नहीं बनाया था तो उसका औसत चल रहा था 60 का। अब उसके औसत में 5 की वृद्धि हो गई, यानी कि अब उसका औसत हो गया है 65 का। 60 और 5 कितना हो जाएगा? 65 का। 65, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि इनमें सबसे छोटा अनुपात क्या है? तो 3:4 को हम कह सकते हैं 3/4। उसके बाद 1:2 है तो 1/2 लिखेंगे। उसके बाद 2:5 है तो 2/5 लिखेंगे। उसके बाद 1:3 है तो 1/3 लिख देंगे। इसे देखिए पॉइंट में बैठाते हैं तो 4 7 28 0.7 के आसपास आएगा, यहाँ 0.5 के आसपास आएगा, और यहाँ 0.4 के आसपास, और यहाँ 0.3 के आसपास। तो सबसे छोटा कौन सा पार्ट है? यही वाला पार्ट है, तो 1/3 यानी कि 1:3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन करेंगे एक समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे का 70% है। ठीक है, भुजा के रूप में लंबे विकर्ण का उपयोग करके एक वर्ग तैयार किया जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए बड़ा जो विकर्ण का एक बड़ा विकर्ण का एक छोटा विकर्ण है। एक मान लीजिए D1 अगर 100 है तो छोटा विकर्ण उसका 70% है कि D2 कितना है? D2 उसका 70 है। तो देखिए दोनों का अनुपात निकालना है, एक जगह वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और एक जगह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का। ठीक है, अब यहाँ समझिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि इस बड़े वाले भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया है कि सबसे लंबे भुजा, देखिए सबसे लंबा विकर्ण का उपयोग करके एक वर्ग तैयार किया गया है, यानी कि इसका भुजा स्क्वायर करेंगे यानी कि 100 इंटू का 100 हो जाएगा। और रेशियो में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ D1 D2 होता है, यानी कि एक D1 है 100 का और D2 कितना है? 70 का है, तो 70 कर देंगे। अब यहाँ देखिए 0 से 100 से 100 कट जाएगा, एक 0 से हमारे पास ये 1 0 कट जाएगा, 10 दूनी का कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ क्या हो जाएगा? 7, तो 20:7 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 24। यहाँ ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग आप खुद से भी बनाइएगा। हम अभी केवल मैथ के क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन करें कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य है। 83 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 4 9 हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। 83 एकम कितना होता है? 83 तो यहाँ कर देंगे, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 8 गया 1 बचेगा, यहाँ उतर जाएगा 1 9। 83 दूनी का कितना होता है? 166 होता है, ठीक है 166 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो कट जाएगा, और 1 9 बचा है तो 1 9 उतार देंगे। इस शेषफल को अगर इसमें से हम संख्या में से हटा देते हैं तो हमारी संख्या जो है 83 से पूरी तरह कट जाएगी, यानी कि 9 9 9 और 9 में से 39 को हम लोग घटा देते हैं। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 6 9 और 9, ये संख्या जो हो जाएगा वो 83 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो 9960 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1600 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर इतना है 7.25%। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर दिया है 1600 रुपये राशि दिया है तो हमें ऐसा ही निकालना है, ठीक है। ऐसे ही बराबर क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय और बटे में 100, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1600 रुपये उसका मूलधन है, रेट दिया है हमारे पास 7.25 कर देंगे, और गुना में हमारे पास टाइम दिया है कितना? 10 वर्ष, और बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 जीरो से इस पॉइंट को हटा देते हैं, ये पॉइंट हमारा जो है हट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 2, और 5 से इसको कटाएंगे तो 5 से 14 5 70, 145 से कट जाएगा, और 2 से इसको कटा दिया तो हमारे पास आ गया 8। यहाँ गुना करिए, 8 में 145 है, 8 पंजे 40, 8 चौके 32, 32 और 4 36 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 3 11, 1160 रुपये जो हो जाएगा उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन करेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12 24 48 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब समझिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है, जो कि क्या है? 12 है, 24 है, 48 है, 60 है और 96 है। 60 है और 96 इससे कटना चाहिए, तो इनका एलसीएम पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। 96 को क्या ले सकते हैं? 12 इंटू का 8 96 हो जाएगा। 60 कटाने के लिए देखिए 12 है, 5 से गुना करेंगे तो 60 कट जाएगा। 48 कटाने के लिए 12 12 चौक 48 होता है, 8 में 4 होता ही है। 24 कटाने के लिए 8 में 2 है, 12 दूनी का 24 12, यही हमारे पास एलसीएम हो गया, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? तो 12 8 96 पंजे कितना हो जाएगा? 5 6 का 30, 5 9 45 और 3 48। देखिए वो सबसे छोटी संख्या 480 होगी, जो कि 12 24 48 60 और 96 से कट जाएगा, लेकिन ये तो हमारे 5 अंकों की संख्या है नहीं, तो 5 अंकों की पहले सबसे छोटी संख्या क्या होती है उसे लिख लेंगे। तो 1 पर 5 जीरो हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 480 दूनी कितना होता है? 48 दूनी का 96 यानी कि 960 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0 10 में से 6 गया 4 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और 1 जीरो बैठा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए या तो इस 400 संख्या को हटा देते हैं तो हमारे 480 से कट जाएगी, या फिर इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि क्या है अंतर? इन दोनों के बीच का अंतर, इस 80 को अगर इस संख्या में हम जोड़ देते हैं, यानी कि इसमें 80 को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 पर 2 जीरो और 8 जीरो, ये 5 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी। अगर इस 400 को हटाते हैं, देखिए जैसे यहाँ 1 पर 4 जीरो है ना, 4 जीरो में से अगर हम 400 को घटाएंगे तो ये संख्या जो भी हमारे पास प्राप्त होगी वो 4 अंकों की होगी, 4 अंकों की होगी। तो हमारे 4 अंकों की तो पता नहीं करना था, हमें 5 अंकों का बताना था, तो इन दोनों के अंतर यानी कि 80 को अगर इस संख्या में हम जोड़ देते हैं तो 5 अंकों की सबसे ऐसी छोटी संख्या प्राप्त होगी, जो कि 12 से भी कटेगी, 24 से, 48 से, 60 से और 96 से। यानी कि देखिए 1 पर 2 जीरो और 80 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? सिंपल। देखिए क्वेश्चन में हमसे कुछ नहीं, इसका औसत पूछ रहा है, औसत में सब दिया हुआ है, सबको जोड़ लेंगे। देखिए क्या क्या है, तो 500 है तो 500 लिख लेंगे, 500 के बाद कितना दिया है? 500 के बाद दिया है हमारे पास 280 दिया है तो 280 लिख लेंगे, उसके बाद दिया है 470 तो 470 लिख लेंगे, फिर 650 है तो 650 कर देंगे, और उसके बाद 400 है और 510 है, 400 और 510। अब इसमें देखिए औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए क्या होता है? योग और बटे में संख्या, टोटल संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम लोग भाग दे देंगे, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ इकाई अंक 0 है तो 0 कर देंगे, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 का 1 हो जाएगा, हाथ में लगेगा 2, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 6 19, 19 4 23, 23 और 5 28, यानी कि 2810 में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो हमारे पास संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब ऑप्शन को देख लेते हैं, पॉइंट में ऑप्शन आ रहा है तो भाग दीजिए, 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। 6 चौके 24, हमारे पास बचेगा 4 और 1, 4 1 6 6 1 36 हो जाएगा, 5 जीरो 6 8 48, यानी 468 दशमलव समथिंग आ जाएगा, 468.33। एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था, काफ़ी सिंपल सवाल था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
29। क्वेश्चन कह रहा है कि 558 लीटर के एक मिश्रण में 15:16 के अनुपात में दूध तथा जल है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए ताकि दूध और जल का अनुपात 3:2 हो जाए। देखिए मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है कितना, तो 15:16 है और उसे कर कितना देना है, तो 3:2 कर देना है। इसमें दूध मिलाया जा रहा है तो पानी को बराबर करना पड़ेगा, जो कि 8 से गुना करेंगे तो पानी बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, तो 8 3 के 24 और 8 दूनी का 16, पानी बराबर हो गया। पहले मात्रा कितना था, तो 15 और 16 को जोड़ेंगे तो होता है हमारे पास 15 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 31। इस 31 का मान किसके बराबर दिया था, तो 558 लीटर पहले था तो 558 के बराबर दिया था। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि कितना दूध मिलाया गया, तो 15 से 24 होने में कितना दूध मिलाया गया है, तो 9, तो 9 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल आप निकाल दीजिए 558 बटे में 31 और गुना का 9 हो जाएगा। इसे कटाएंगे ये कट जाएगा, 31 से इसे कटाते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 31 से कम 31 बचेगा, 224 248, 31 6 का 31 8 248 हो जाएगा। 18 से पूरा कट जाएगा, 18 में ये कितना होता है 162, तो 162 लीटर जो है दूध मिलाया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम लोग 29 क्वेश्चन तक पहुंच गए, लगातार हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बीच में हम कोई बात नहीं करते हैं जब तक हम क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन फंस रहा है उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आप तभी जाकर पूरा क्वेश्चन बना पाइएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास कि अधिकतम 100 अंक दिया है, यीन का कुल प्रतिशत बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यीन वाला पार्ट को हम लोग देख लेते हैं, यही पार्ट है, यही इसका प्रतिशत बता देना है। तो देखिए टोटल 100 अंक है, तो सीधे देखिए 70 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 इकाई अंक के स्थान पर 5 हो जाएगा, और उसके बाद जोड़िए 7 और 6 13, 13 6 19, 19 7 26, 26 और 7 कितना होता है, 26 और 7 होता है हमारे पास 33, यानी कि 335। अगर हम इसमें 5 से भाग देते हैं तो वही उसका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 5 6 के 30, 5 7 35, 67% जो है इनका प्रतिशत है। 67% पर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन करें कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए गए। जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और -12 अंक प्राप्त किया, हालांकि उससे 4 उत्तर सही मिले, उसके कितने उत्तर गलत थे। अब देखिए ये तो आप एग्जाम देते होंगे तो निगेटिव कटता होगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए उसने 4 उत्तर सही दिए थे तो उसे मिलना चाहिए था कितना, 5 के 20 नंबर, लेकिन उसे मिला कितना है, तो -12 नंबर, यानी कि उसका कट कितना गया, तो ये प्लस का 20 यानी कि -20 तो कटा ही कटा है, ताकि यह 0 तक है। उसके बाद और माइनस में गया है, यानी कि -12, यानी कि टोटल उसे कटा है नंबर 20 और 12 32 नंबर कटा है। 32 नंबर कटा है तभी ना जाकर वो माइनस में चला गया है, और एक नंबर कटने पर, एक क्वेश्चन गलत करने पर उसे 2 नंबर काटा जा रहा है। तो 32 नंबर कटा है, यानी कि एक क्वेश्चन पर 2 नंबर, टोटल उसने 16 क्वेश्चन जो है गलत किया है। 16 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आप बना दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा जो है रीजनिंग से है, रीजनिंग आप देखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिया गया वृत्त चित्र जो है 6 विभिन्न फैक्ट्रियों के उत्पादन को दर्शाता है। 6 फैक्ट्रियों का कुल उत्पादन 22,000 रुपया है। इन सभी 6 फैक्ट्रियों के कुल उत्पादन का प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, P1 बराबर दिया है ACDF के औसत उत्पादन का मान, और P2 बराबर दिया है B तथा E के उत्पादन के बीच का अंतर। तो हमें P1 + P2 का मान बताना है। समझिए A, C, D और F, ए का मान कितना है, तो 37 है, 37 लिख लेंगे। उसके बाद सी है 20, उसके बाद डी है 4, और उसके बाद एफ है 10। सबको जोड़कर उसका औसत निकालेंगे, औसत यानी कि 4 से भाग दे देंगे। तो 37 और 20 57, 57 और 4 57 और 4 61 और 10 71, 71 बटे में 4 हो गया। उसके बाद जोड़ना है किसमें, P1 का मान आ गया, ये हो गया हमारा P1 का मान, P1 का मान। अब P2 का मान क्या दिया है, तो P2 बराबर दिया है B तथा E के उत्पादन के बीच का अंतर। B तथा E, बी कितना दिया है, तो 13, और ई कितना है 16, दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 3। तो P2 का मान 3 के बराबर है। अब दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 4, तो यहाँ हो जाएगा 71 और प्लस का 12, 71 12 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 7 और 1 8, 83 बटे में 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो 83 बटे 4, तो P1 + P2 का मान बताना है। देखिए ये इसका परसेंट 83, 22,000 का 83 बटे 4 कितना परसेंट है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। 83 बटे में 4% निकाल देंगे, 4% को नीचे में करेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 55, 4 पंजे 20, 4 पचे 20, 55 में 83 से गुना कर दीजिए। 5 3 देखिए इकाई अंक से गुना कर, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा। उसके बाद 40 और 15 होता है हमारे
हमारे पास 55, 55 और एक कितना हो जाएगा 56, हाथ में लगा 5, 8 5 40, 40 और 4 40 और 5 45, 4565 जो हो जाएगा दोनों के बीच, दोनों का योग हो जाएगा P1 और P2 का योग 4565, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको डीआई पर ज़्यादा ध्यान देना, अगर डीआई के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो आप डीआई के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी जाकर आपसे बनेगा। क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। यहाँ तक अभी तक हम बनाए हैं क्वेश्चन, कहीं भी क्वेश्चन मतलब आपको ऐसा हम समझाने में भी प्रॉब्लम नहीं करते होंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। क्वेश्चन करें कि एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर में गई और एक स्टडी टेबल खरीदी, उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 25% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये और बचा लेती। तो सोफे का अंकित मूल्य देखिए, उसे मिला है 20% का छूट, अगर उसे 25% का छूट मिलता यानी कि छूट कितना एक्स्ट्रा मिलता है 5%, तो बचा कितना ले रही है 1000 रुपये बचा लेती। तो अंकित मूल्य हमेशा 100% पर होता है, तो ये इसका कितना गुना है 20 गुना है। तो रुपया में भी हम लोग 20 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 पर 1000 से गुना करेंगे तो 20,000 रुपये हो जाएगा। तो ये उसका जो हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आखिरी 5 सवाल बचे हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन करें कि 40 पाई सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्रमशः क्षेत्रफल और व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो देखिए परिधि मतलब होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, बराबर किसके है तो 40 पाई के बराबर है। तो यहाँ पाई से पाई कट गया तो आर बराबर निकल कर आ गया कितना है, इससे कटा देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी सॉरी आर बराबर नहीं निकलिए, यहाँ 2r का मान किसके बराबर हो जाएगा 40 के बराबर, और 2r ही जो होता है हमारा वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, त्रिज्या का दोगुना ही हमारा व्यास होता है। अब हमें व्यास पता चल गया तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, 20 हो गया त्रिज्या, और उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400 पाई, तो हमारे पास निकल कर आ गया 400 पाई उसका क्षेत्रफल और 40 उसका व्यास। ठीक है, 400 पाई और 40 किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर 20 में बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। अब सिंपल इसे सॉल्व कर दीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं। ऊपर वाले पार्ट में दिया है 8/3, भागा के साइन को गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा 5/3 हो जाएगा। फिर गुना में 7/5 है तो गुना में 7/5 कर देंगे। नीचे में वाले पार्ट को चल देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5/3। ठीक है, और गुना में भागा को गुना में चेंज करेंगे पलट जाएगा 7/5 हो जाएगा, और गुना में कितना दिया है 8/9 दिया है। अब भागा का साइन है तो गुना में इसको भी कर देंगे तो 1/15 हो जाएगा। अब सिंपल इसे सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ देखिए यह 3 से ये कट जाएगा तो 9 हो गया, 9 हो गया ना। अब उसके बाद देखिए ये 7 से ऊपर वाला पार्ट कट जाएगा, 7 हमारा कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ 5 से ये 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, और ये वाला पार्ट 8 से ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ अगर पार्ट को देखते हैं तो यहाँ बचेगा हमारे पास क्या, तो ये वाला 5 से ये 5 कट गया। ठीक है, 5 से 5 कट गया। अब यहाँ 3 है, यहाँ 15 है तो 5 कट गया, तो केवल बच रहा है यही पार्ट, यानी कि 1/5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो केवल आपको सॉल्व करना और कुछ है नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिया तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। अब इसमें देखिए कह रहा है 3√3 का परिमेयकरण का गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कि इसे परिमेयकरण के रूप में लिखना है। फैक्टर का परिमेयकरण मतलब होता है p/q के रूप में लिखना है। तो p/q 3√3 है, √3 को ही केवल हटाना पड़ेगा। √3 को हटाने के लिए √3 से गुना कर दीजिए, परिमेयकरण हो जाएगा। यानी कि 3√3 में जैसे हम √3 से गुना करेंगे तो हमारे पास संख्या 9 निकल कर आ जाएगी, जो कि परिमेयकरण के रूप में हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ करना नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि इसका मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा में क्या है, देखिए मौसा में दिया है 2/3, 4/5 और 6/7 यही है। तो इसमें ऊपर वाले पार्ट का एचसीएफ निकाला जाता है और नीचे वाले पार्ट का एलसीएम निकाला जाता है। तो एचसीएफ क्या हो जाता है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन 2 ही है तो 2 लिख देंगे, और नीचे वाले का एलसीएम 7×5 या 105 हो जाएगा। यही उसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 2/105, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 और लास्ट के 2 सवाल बचे हैं। अब इसे सॉल्व करना है। इसका डायरेक्ट आंसर हम बता सकते हैं 0 होगा, लेकिन कैसे होगा वो हम आपको बता देते हैं। पहले यहाँ देखिए, एक तो इस मेथड से बना सकते हैं कि देखिए यहाँ a³ + b³ है ना, तो a³ + b³ का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब, अब
माइनस का 3ab, ए की जगह क्या लिखेंगे 55 और बी की जगह क्या लिखेंगे 17, ठीक है। और इंटू ए प्लस का बी, यानी कि ए प्लस बी यानी कि 55 प्लस का 17 हो जाएगा, 55 और प्लस का 17 हो जाएगा। और माइनस का कितना दिया है, तो माइनस का ये 72 क्यूब दिया है तो 72 क्यूब लिख लेंगे, 72 का क्यूब लिख लेंगे। और उसके बाद इस यहाँ दिया है 20 19 60 दिया है, ये वाला पार्ट 20 19 और 60 दिया है। देखिए 55 और 17 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72 का क्यूब, 72 का क्यूब हो जाएगा। और माइनस का देखिए 3 में 55 में 17 में और 72 में गुना कीजिएगा तो आपको निकल कर आ जाएगा 20 19 60, गुना करके देख लीजिएगा, हम आपको दो मेथड इसका बताएंगे। उसके बाद माइनस का 72 क्यूब दिया है तो 72 का क्यूब हो जाएगा। और प्लस का यहाँ कितना दिया है 20 19 60 दिया है तो 20 19 60 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचा क्या 0, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी और माइनस का c बराबर का अगर 0 आ रहा है तो उसके बाद जो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस का c क्यूब और माइनस प्लस 3abc, इसका मान भी 0 के बराबर ही हो जाएगा। सेम यही पैटर्न यहाँ फॉलो हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, यही पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। a का मान अगर हम रखते हैं 55, b का मान रखते हैं अगर हम 17 और c का मान हम रखते हैं 72, यानी कि माइनस का 72 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ रहा है, तो 55 17 को जोड़ेंगे तो 72 और माइनस का 72 बराबर किसके आ रहा है 0 के। तो इसका मान जब 0 के बराबर है तो ये वाला पार्ट जो है इस पर सेटिस्फाई करेगा और इसका मान भी 0 के बराबर हो जाएगा। हम आपको दो मेथड बता दिए हैं, दोनों मेथड एक फॉर्मूला से होता है, दोनों फॉर्मूला से ही है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का आखिरी सवाल हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक 9 अंकीय संख्या इतना जो है 88 से विभाज्य है तो x और y प्राकृत संख्या, यहाँ समझिएगा प्राकृत नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। y का सबसे छोटा मान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना। देखिए संख्या क्या दिया है 9 7 x 4 5 6 4 5 6 2y8, यही है संख्या। किससे विभाजित है 88 से विभाजित है, यानी कि संख्या जो हो जाएगी 8 और 11 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाज्यता के नियम कहता है कि लास्ट के 3 अंक हमारा 8 से कटना चाहिए। 2y8 नेचुरल नंबर के लिए y का सबसे छोटा मान लेना है तो पहले y के जगह हम 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा। 5 8 क्या 8 से कटेगा तो नहीं कटेगा, तो 1 नहीं रख सकते हैं। और y का मान हम लोग 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी का 16 फिर हो जाएगा। यहाँ 6 और 8 बचेगा, 2 भी नहीं रख सकते हैं। 3 रख कर देख लेते हैं y की जगह, जब 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ जब 3 हम रखते हैं तो 3 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। तो y का मान जैसे ही हम 4 रखेंगे तो हमारा पूरा कट जाएगा। इसके जगह देखिए अगर हम 4 रखते हैं तो 8 3 का 24, ये पूरा कट गया, बचा 8, तो यहाँ कटाएंगे तो 8 एकम का 8 पूरा कट जाएगा, ठीक है, पूरा कट जाएगा। यानी कि y का मान हमारे पास निकल कर आ गया 8, ठीक है, y का मान हमारे पास निकल कर आ गया 4। अब 11 से विभाज्यता का नियम देखिए, अल्टरनेट अंक को देखेंगे, 1 को छोड़ेंगे 9 को जोड़ेंगे x के साथ, उसके बाद 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, और एक ये x है तो प्लस का x कर देंगे। अंतर निकालेंगे 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और y की जगह क्या लिखेंगे 4, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, ये बराबर किसके होने चाहिए, तो 11 के बराबर होना चाहिए। 24 में से 21 गया 3, 3 प्लस का x बराबर हो जाएगा 11 के, तो x का मान किसके बराबर यहाँ आ जाएगा, x बराबर निकल कर आ जाएगा 11 में से 3 गया 8 के बराबर। हमें x का मान पता चल गया 8, y का मान पता चल गया 3, सॉरी 3 नहीं 4। अब बस बना दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें बताना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह इनके 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और वाई स्क्वायर इनके 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 64 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 80 निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। टोटल 40 क्वेश्चन बना दिए देखिए, जिसमें से हम 36 क्वेश्चन बनाए। यहाँ 40 क्वेश्चन में से देखिए यहाँ 36 क्वेश्चन बनाए हैं, 4 क्वेश्चन जो हमारा छूटा हुआ है वो क्वेश्चन हमारे रीजनिंग का है, तो उसे आप ध्यान में नहीं दीजिएगा, आप खुद से बनाइएगा रीजनिंग के क्वेश्चन को, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन में आप दिमाग लगाइए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग में फंसेगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा कोशिश करते हैं आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ 40 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, बाकी के 36 क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि हमारा स्कोर क्या रहा। वैसे 36 के 36 करेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि कहीं भी मिस्टेक होने की बात नहीं हुई है, ठीक है। देख लेते हैं, सबमिट हो गया है, व्यू रिजल्ट। एक मिनट।
यहाँ देखिए 36 क्वेश्चन बना है। 40 क्वेश्चन में से 36 क्वेश्चन इसलिए बना है क्योंकि 4 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। 36 के 36 सही है। जहाँ अभी तक 13,500 लोग दे चुके हैं। रात हो गया है, लगभग 8 बजने के करीब है। आपके पास वीडियो हो सकता है 9 बजे के आसपास जाए, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।